आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आरबीआई की इतिहास, कार्य और भूमिका के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ हम सीखेंगे आरबीआई की भूमिका क्या है, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या उसके कार्य होते हैं, आरबीआई का मुख्य फंक्शन क्या है, क्या आरबीआई ही है जो नोट छापता है, क्या आरबीआई के अलावा भी भारतीय नोटों की छपाई होती है, तो कौन करता है। इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आरबीआई, जिसमें हम हिस्ट्री, फंक्शन एंड लेटेस्ट जो रेट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं पहली स्लाइड, जहां पर हम कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई क्या है। तो दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और ये सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का, इसकी जो शुरुआत है, वो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1935 में। ठीक है ना दोस्तों, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का मतलब यहाँ ये तात्पर्य है कि ये बैंक जो है बैंकिंग जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको बनाता है, उनकी निगरानी करता है। ये इसका जो है वो मुख्य कार्य है। यानी कि बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चलाने का जो कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। चलिए देखते हैं, एक तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक ये है बैंकों का बैंक। क्यों? क्योंकि ये सभी बैंकों को जो है वो वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, और सभी बैंकों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किन नियमों के तहत उनको बैंकिंग कार्य करने चाहिए, उनके बारे में बताता है। तो तीसरा आपका हो गया रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। चलिए अब हिस्ट्री की बात करें तो हमको पता है कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन जो है वो आया था, और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को जो है नियमित रूप से, सुचारू रूप से एक नियमावली के तहत जो है वो चला सके। और इसी हिल्टन यंग आयोग यानी कि कमीशंस की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो 1934 में एक एक्ट लाया गया, जिसको बोला गया आरबीआई एक्ट 1934। और उस आरबीआई एक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो हिल्टन यंग आयोग की जो कमीशन है, इससे भी पहले बाबा साहेब जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी जो है आरबीआई की आवश्यकता पर बात की थी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम जो है आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में उस बुक का नाम आपको बताया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आप उस पुस्तक का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा आरबीआई था, पहले उसका जब हेडक्वार्टर था 1934 में 5 में, जब इसको स्टैब्लिश किया गया, तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। फिर उसको 1937 में कलकत्ता से जो है वो ट्रांसफर करके मुंबई ले आया गया। तो यानी कि आपका यहाँ से एक प्रश्न जो है वो ये क्लियर हो जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार अक्सर एग्जामों में कि कब जो है आरबीआई के हेडक्वार्टर को कलकत्ता से शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। तो आपका आंसर आएगा 1937। ठीक है, फिर ये जो बैंक था, जब स्टार्टिंग में इस बैंक को स्थापित किया गया, तब ये जो है कुछ इंडिविजुअल्स लोगों की पूंजी से बना था। फिर इस सारी पूंजी को गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को दे दिया, और उसका पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। और वो किया गया 1 जनवरी 1949 को। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को इसका जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं, इसकी आत्मा की बात करते हैं। जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना है जो ये बताती है कि हमारा संविधान जो है मुख्य तौर पर किन चीजों पर टिका हुआ है। तो ऐसे ही जब हमने आरबीआई की बात की, तो उसकी जो आत्मा है वो क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ये कहता है टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स,
ठीक है ना, कि बैंक नोट को इश्यू करने का जो कार्य है वो हमारा आरबीआई करता है। टू कीप रिजर्व्स, यानी कि जो भी कुछ रिजर्व्स होते हैं, देखो रिजर्व्स 2 तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है ना? एक तो हमारा जो आरबीआई है वो अपने पास रखता है, और एक जो आपकी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं। जब आप आरबीआई की बात करेंगे तो ये रखता है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और जब हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो वो एसएलआर को अपने पास रखते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का जो एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी में बनाएंगे, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, 2016 में एक कमीशन आया, उर्जित पटेल कमीशन, ठीक है ना, उर्जित पटेल कमीशन, और इस कमीशन ने ये कहा कि जो आरबीआई है उसका जो मुख्य कार्य है वो है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो रखना है, इनको इन्फ्लेशन जो है वो रखना है 4 ± 2, यानी कि 4 के नियर अबाउट रखना है, उसमें +2 हो सकता है, उसमें -2 हो सकता है। इसलिए इसको हम जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 4 ± 2, यानी कि इस 4 में से 2 प्लस हो सकता है, 6 तक जा सकता है और 2 तक जा सकता है। यानी कि ये लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी कि 2 जो है वो मिनिमम हो सकती है इन्फ्लेशन, और 6 जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। इस रेंज के अंदर इसको स्टेबलाइज़ करने का जो कार्य है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो आगे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसमें होते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे एक तो होता है आपके गवर्नर जी होते हैं, और दूसरी तरफ 4 जो है वो हमारे 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि इनकी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि एक तरफ गवर्नर होते हैं और 4 हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं गवर्नर्स की, कि सबसे पहला हमारा जो गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ, यानी कि जब 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है? फिर हमारे जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर हुए वो हुए आपके सीडी देशमुख जी। ठीक है ना? यानी कि जब इंडिया आजाद हो गया तो इंडिया आजाद होने के बाद जो पहले गवर्नर बने वो आपके बने सीडी देशमुख जी। और अब जो आपके गवर्नर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो है वो रॉन्ग लिखा गया है, शायद मिस्टेक हो गई है टेक्निकल स्टाफ से। तो आप ये देखेंगे शक्तिकांत दास जो है वो नहीं है, अभी जो है उनका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि करेंसी को जब वो इश्यू करते हैं तो आरबीआई कौन कौन सी करेंसी है जिसको आरबीआई इश्यू कर सकता है। तो 2 रुपए के जो नोट हैं, 5 रुपए के जो नोट हैं, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के और 2000 रुपए के जो नोट हैं वो आरबीआई इशू करता है। यहाँ ये ध्यान रखना है दोस्तों, 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। और भारत सरकार में जो मंत्रालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट का बैंक का मतलब यानी कि सरकार के बैंक के तौर पर कार्य करता है। ये सरकार के सारे अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उन सभी के अकाउंट्स को मैनेज करता है। और गवर्नमेंट को जो है मार्केट से मनी बोरो करने के लिए हेल्प करता है। जब गवर्नमेंट को मनी की नीड होती है तो गवर्नमेंट जो है अपने सिक्योरिटीज जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब सेल करती है, सोल्व करती है, तो वो सेल जो है वो आरबीआई के थ्रू करती है। यानी कि ये गवर्नमेंट के बैंक के तौर पर कार्य करता है। ठीक है? मैनेज करता है और बोरो करने में हेल्प करता है। चलिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये जो है वो रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैंकर्स बैंक सभी बैंकों का बैंक है। यानी कि सारे जितने भी आप बैंक देखते हैं उन सभी बैंकों के अकाउंट जो हैं आरबीआई में आपको मिलेंगे। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, यानी कि ये अंतिम ऋणदाता के तौर पर कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता कैसे, कि जब बैंक्स के पास में भी जो है कई बार कुड़की आ जाती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बैंकों में भी पैसे की कई बार कमी आ जाती है,
तो बैंक जो है वो किससे लोन ले? तो बैंक जो है वो लोन किससे लेगा? आरबीआई से लोन लेगा। तो उसको बोलते हैं हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि अंतिम ऋणदाता। ठीक है? चलिए देखते हैं आगे, जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो आपका आता है उर्जित पटेल कमेटी के तहत। उर्जित पटेल कमेटी ने जो है ये कहा था कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो यानी कि इसका जो मेन गोल है, मेन उद्देश्य है, वो है कंट्रोल इन्फ्लेशन, या मैं ये कहूँ कि प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है? वो कैसे कर सकता है? वो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। वो लोरेट्स होते हैं, बड़े विशेषज्ञ हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है? जो अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो हो सकते हैं। तो 3 जो है वो आरबीआई के अधिकारी होंगे और 3 जो है वो गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेपो रेट से, ठीक है ना, आप जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, रिवर्स रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, बैंक रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से जो है आप क्वांटिटेटिव टूल है जिससे आप जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, जहां आप रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होते हैं, कैसे उनको अप डाउन करके हम जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी कर सकते हैं, कैसे जो है वो बैंक फंक्शन करता है इस मामले में, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो सब जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि कुछ सब्सिडीज हैं आरबीआई की। सब्सिडीज का मतलब होता है कि कुछ सहायक हैं, असिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं। तो उनमें से एक है आपका डीआईसीजीसी, जो कि आपके बैंक डिपॉजिट को इंश्योर करता है। एक है आपका बीआरबीएन एमपीएल, जो कि आपकी करेंसी, जो आप नोट जो प्रिंट करते हैं उसकी बात करता है। और एक है आपका इफ्टास, जो कि आपके आईटी सॉल्यूशन की बात करता है। यानी कि ये आरबीआई की सब्सिडीज हैं जो आरबीआई को सहायता देती हैं आरबीआई के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यानी कि आईटी सॉल्यूशन देता है इफ्टास। प्रिंट करेंसी प्रिंट करने की बात आती है तो बीआरबीएन एमपीएल, और डीआईसीजीसी जो है वो बैंक डिपॉजिट को इंश्योर करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट पर देखेंगे कि हमारी जो, आपको ये पता है कि अभी तक डीमोनेटाइजेशन भी गवर्नमेंट जो है वो 8 नवंबर 2016 को किया था, और वो हमें याद है क्योंकि अभी की घटना है। तो उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो है वो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्रचलित करेंसी में से, पूरी प्रचलित करेंसी को या उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ स्पेसिफिक नोट्स जो है वो गवर्नमेंट प्रचलन से बाहर कर देती है। ठीक है ना? तो अवैध घोषित कर देती है, जिनको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। क्यों किया जाता है? क्योंकि काले धन या काला बाजारी को रोका जा सके। ठीक है? इन कई सारे उद्देश्यों की वजह से किया जाता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना डिमोनेटाइजेशंस, तो हम जो है इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो प्रिपेयर कर देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 10,000 के नोट जो है आरबीआई ने एक बार जो है वो 10,000 के नोटों का भी डिमोनेटाइजेशन किया है 1938 1954 में। 10,000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया है। तो हाईएस्ट डिमोनेटाइजेशन नोट जो है वो आपका है 10,000। ठीक है? डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ? एक तो आपको पता है 1938 1954 और 1946 1978। ठीक है ना? तो यहाँ आप देखेंगे कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो हुआ है कई बार। अब लोगों की बात हम करें तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें आप देखेंगे कि लायन एंड द पाम ट्री जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसको किया था ओरिजिनल, जब क्योंकि 1935 में आरबीआई जो है वो बना था। ठीक है ना? तो यहाँ आप देखते हैं लायन एंड पाम ट्री जो है वो इसकी ओरिजिनल चॉइस थी आरबीआई लोगों की। ठीक है ना? फिर फाइनल जो है वो हमारा टाइगर एंड पाम ट्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसका रीजन भी था क्योंकि टाइगर जो है वो इंडिया, क्योंकि बाघ जो है हमारे भारत का जो है वो राष्ट्रीय पशु है। ठीक है ना? नेशनल एनिमल जो है आप यहाँ देखते हैं। ठीक है? तो जो लायन है उसको हटा करके किसको हमने अडॉप्ट कर लिया? टाइगर को अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो लोगो है ये आप ये ध्यान करेंगे कि इसके अंदर जो है पाम ट्री और हमारा टाइगर जो है इसको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि व्हाई आरबीआई इंपॉर्टेंट, क्यों आरबीआई जो है इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं उसको मैनेज करता है,
और पब्लिक का ट्रस्ट जो करेंसी में हो उसको मेंटेन करता है। यानी कि अगर पब्लिक का ट्रस्ट अगर हमारी करेंसी से उड़ जाए तो यानी कि सारी करेंसी क्या हो गई, एक एक ही सेकंड में धूल हो गई। और अगर करेंसी धूल हो जाएगी तो हमारा जितना भी लेन-देन है, वो सारा जो ट्रेड है, व्यापार है, ठीक है? वो सारा ही 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है अगर पब्लिक की जो ट्रस्ट है वो करेंसी से उड़ जाए। तो इसलिए इसका इस मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो कार्य है वो यही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो मेंटेन करें, इंश्योर करें, ठीक है? फॉरेन रिजर्व को जो है वो मैनेज करे और पब्लिक का जो ट्रस्ट है करेंसी में उसको वो मेंटेन करके रखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। परफेक्ट नॉलेज जो है आपका शुक्रिया अदा करता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं वो होगा डीप एनालिसिस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी।